कृषि विभाग के सचिव हमारे श्री देवेंद्र सिंह जी, डायरेक्टर श्री विजय दहिया जी, मार्केटिंग बोर्ड के हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमती सुमेधा कटारिया जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय, हमारे एसपी साहब, हमारे जो 3 किसान बिलों के ऊपर विशेषज्ञ इस नाते से आज जो पैनल बना है, ऐसे श्री विजय सदाना जी, श्री डी मलिक जी, श्री के कुंडू जी, श्री प्रीत सिंह खंड जी, प्रदेश भर से आए हुए सभी मेरे प्रगतिशील किसान साथियों, उपस्थित अन्य से बंधुगण, मीडिया के सभी हमारे साथी, आज का विषय, आज की चर्चा वास्तव में बहुत दिनों से एक विचार चल रहा था कि एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि किसान की आय किस प्रकार से डबल हो। कृषि और किसान विषय बहुत बड़ा है, बहुत चर्चाएं इस पर हो सकती हैं, लंबा मंथन हो सकता है, लेकिन आज की इस चर्चा में केवल 2 ही विषय तय करके बातचीत के लिए हम लोगों ने जो बातचीत की है कि उसमें जो 3 किसान के जो बिल बने हैं, जिसके ऊपर बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी शंकाएं पैदा की जा सकती हैं, आखिर किसान को आगे बढ़ाने में, किसान की आय दोगुनी करने में और कृषि को, जैसा कहा जाता है कि वाणिज्यिक दृष्टि से या उद्योग की दृष्टि से कोई भी इसका दर्जा आगे बढ़ाया जाए, कृषि का एक खेती के नाते से जो एक नेग्लेक्टेड क्षेत्र है, इसको किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए जो 3 पहले अध्यादेश थे, अब कानून बन गए, इसके ऊपर एक सार्थक चर्चा की जाए। और इसी में दूसरा विषय था कि हमारे प्रगतिशील किसान आज क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा भी कोई दायित्व इस किसान की स्थिति को मजबूत करने के लिए हम अपना भी कोई दायित्व तय कर सकते हैं क्या। इन दोनों विषयों पर चर्चा में आप लोगों में से भी कुछ प्रतिनिधि आए, 5-6 लोग, उन्होंने भी अपना विषय रखा, और तीनों जो हमारे ये बिल हैं, इनके ऊपर भी चर्चा हो गई, पैनलिस्ट ने विषय रखे। हमारे देवेंद्र सिंह जी जो सचिव भूमिका में अपनी बात रखी, सुमेधा कटारिया जी ने भी बिलों पर बात रखी। मुझे लगता है विषय काफी आ गए हैं, फिर भी हमारे कृषि मंत्री जी ने आपके सामने बहुत से प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए काम पिछले सालों में आंकड़ों सहित रखे हैं। कुछ भूमिका के साथ मैं अपनी बात इन दोनों विषयों के ऊपर स्पष्ट करूंगा। हमारी वर्तमान जितनी भी नीतियां बनती है, देश की कोई भी नीति बनती है, उसमें कृषि, कृषक, ये उसका केंद्र बिंदु रहता है। आखिर देश का आबादी का अधिकांश भूभाग, अधिकांश जनसंख्या का भूभाग ये कृषि पर ही निर्भर है। तो हमारे देश की कृषि जिस प्रकार से, कृषक जिस प्रकार से अच्छा होगा, उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसके पीछे गंभीरता कितनी है, इसका उदाहरण भले एक ऐसा एक छोटा नॉमिनल है, लेकिन उसमें से उसका महत्व पता लगता है कि जब केंद्र में सरकार आई मोदी जी की, तो इस विभाग का नाम कृषि विभाग होता था, उनका नहीं। कृषि में तो उत्पादकता बढ़ गई है, कृषि में अच्छी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कृषक का कल्याण नहीं हो रहा। तो इसका नाम बदल करके क्या रखा, कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, किसान कल्याण या कृषक कल्याण, किसान कल्याण विभाग। तो किसान का कल्याण उसमें होना चाहिए, तभी कृषि के आगे बढ़ने का फायदा है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने उत्पादकता बहुत बढ़ाई, लेकिन क्या कृषक की आमदनी बढ़ी क्या? वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ क्या?
लगता है नहीं। अब ये द्वंद्व कृषक के साथ शासन प्रशासन का ये आज का नहीं है। ये देखा जाए तो देश आजाद नहीं हुआ था उस समय भी कृषक के ऊपर 100 प्रकार के कानून डाले जाते थे। अगर हमें से किसी को ध्यान में हो तो गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में आंदोलन किया था। अंग्रेजों का राज था, पता होगा क्यों किया था? किसी को है पता? नहीं। अंग्रेज सरकार ने एक फरमान निकाला उस इलाके में कि इस इलाके की इतनी भूमि, इसके ऊपर आप नील की खेती करोगे और कुछ नहीं करोगे, इंडिगो। और नील की खेती क्यों? उससे रंग बनता है, जैसे नील होता है, ये उसी में से निकलता है। और इसका विदेशों में, दुनिया में इसका भाव बहुत ऊंचा हो गया। सस्ते दामों से, या उस समय तो किसान जो है वो लगान के रूप में थोड़ा बहुत अपने पास बचता होगा, बाकी सारे सरकार ले लेती थी। तो इंडिगो सरकार पैदा कराती थी और उसका बड़े भाव से सरकार जो है बाहर भेजती थी अपने फायदे के लिए। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे 1916-17 में। तो आते ही जब उनको ये पता लगा कि अंग्रेज सरकार ने कानून बनाया है, उन्होंने चंपारण में जाकर के अपने अरेस्ट दिए, मुकदमे झेले, वहीं रहने लगे, लोगों को जागृत किया और बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ कि हमको ये मंजूर नहीं। किसान जो कहेगा सो बोलेगा। अब उसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्षद सफलता मिली कि कुछ हिस्से में इंडिगो बोलो, कुछ हिस्से में बाकी चीजें बोलो। एक ऐसा उसको एक अर्धसफल आंदोलन कहा जा सकता है। फिर फिलहाल देश आजाद हो गया, कृषक की बातें जब भी उठती रही। ये जो एमएसपी की बात आ रही है, ये हमको पता है सबसे पहले कब लागू हुआ था? देश में सबसे पहले एमएसपी गेहूं के ऊपर लागू हुआ था सबसे पहले 70 के दशक में, 70 दशक नहीं, 1966 में। इसमें शुरुआत करने में लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत बड़ा योग था। उन्होंने 64 में एक कमेटी बनवाई थी। 64 में वो देश के प्रधानमंत्री बने थे और उसकी रिपोर्ट के बाद आते आते सबसे पहला जो 66-67 का साल था, उसमें एमएसपी लागू हुई। थोड़ी हुई होगी उस समय, 2-4 रुपए का ही भाव होता था मण का रेट चलता था। कुंटल तो बाद में बना, बढ़ते बढ़ते आज यहां तक आया। लेकिन इसके बाद भी एमएसपी लागू होके सरकारों ने इसकी खरीद शुरू नहीं की। जितनी जरूरत होती थी उतनी खरीदते थे। बाद में यह आया कि कुछ ऐसी मूलभूत फसलें, उसकी फसल सारी खरीदी जाए जो हमारे पेट का आधार बन सकती हैं, जो भूख मिटाने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें गेहूं है और धान है। रेट तो बाकी चीजों के तय होते हैं, लेकिन गेहूं और धान ये केंद्रीय पूर्व में पूरे का पूरा जाने लगा। सबसे बड़ा योगदान 66 से पहले तो केवल पंजाब होता था, फिर 2 प्रांत बन गए, दोनों का प्रांतों का इसमें योगदान सबसे ज्यादा हुआ। और आज भी गेहूं और धान केंद्र सरकार खरीदती है, एफसीआई खरीदती है और सारे का सारा खरीदा जाता। बाकी चीजों की 2-3 फसलों की और साथ में एमएसपी लागू हुई, सरसों की हुई, बाजरा की हुई। लेकिन 2009-10 तक वो जो देश पर राज करने वाली सरकार की जो मालिक अपने आप को समझती है पार्टी, उन्होंने सिवाय इन 2 चीजों के कुछ चीज खरीदी नहीं। बाजरा भी 11-12 में थोड़ा बहुत खरीदा जाने लगा। सरसों भी हमने आकर के 2015-16 में आकर के खरीदी है। 2008 से 2014 तक 6 साल में एक भी दाना सरसों का प्रयोग नहीं हुआ। तो एमएसपी घोषित करना, फिर उसको लागू करना, ये बात आ रही है कि एमएसपी का कानून बना दिया जाए। पहला तो मेरा प्रश्न है कि 1966 से लेकर के और 2014 तक ये कानून क्यों नहीं बना? 34 और 14, 48 साल उन्होंने राज किया। 48 साल में, यानी एमएसपी के बाद
या तो उससे पहले भी। एमएसपी के बाद केंद्र सरकार और प्रदेशों में उनकी सरकार रही, बहुत बड़े आज किसानों के पैरों का बंद करके आते हैं, तो इस बात का जवाब देंगे। और फिर आप ये कह सकते हैं कि आपने भी तो भी नई बात मानी। हमारा कहना है कि हम एमएसपी पर खरीदने की जो आज हम गारंटी दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, चाहे हम लोग दे रहे हैं, हम अभी उन सरकारों को कह रहे हैं मुकाबले में आकर के उपद्रव कर रहे हैं, कह तो रहे हैं। मैं दूसरे प्रांतों की बात नहीं करता, केवल पंजाब और राजस्थान की बात करता हूं। हरियाणा में जितनी फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, आज ये चैलेंज है उतनी की उतनी खरीद के दिखाएं। चाहे बाजरा है, चाहे मक्का है, चाहे सरसों है, चाहे सूरजमुखी है, चाहे मूंग है, ये फसलें तो खरीदी, ये तो प्रदेश सरकारों को खरीदनी होती है, केंद्र सरकार को नहीं खरीदनी होती। केंद्र सरकार तो पीएसएस के माध्यम से एक 25% की कभी-कभी ऑफर देते हैं कि इसमें से अगर आप चाहो तो 25% हमको दे दो, लेकिन बाकी 75%। आज बाजरे का हमारे में से महेंद्रगढ़ जिले से कोई आया क्या? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, मेवात बाजरा खरीद रहे हैं ना? कोई दाना पिछली बार बचा तो नहीं था? नहीं बचा। सरसों बची नहीं, और इस बार हमने मक्का जोड़ दिया है। ये जो पंजाब के साथ बेल्ट जिले हैं सारे, मक्का हमने जोड़ा, मक्का सारा खरीदे थे, और जब कहेंगे सारा खरीदे तो खरीदे। सरसों, ये कपास, ये भी सीसीआई खरीदती है, लेकिन उन्होंने भी 25% से ऊपर हाथ खड़े कर रखे थे, कभी इससे ऊपर नहीं खरीदे। 3 दिन पहले मेरी मीटिंग हुई कि सीसीआई ज्यादा क्यों नहीं खरीदती, कपास के लोग तो जरूर थे। उनकी एक शिकायत थी कि आपके यहाँ जो खरीद का सिस्टम है उसमें आप लोग मॉइस्चर का कंट्रोल नहीं रखते, हमारी कपास खराब हो जाती है, इसलिए हम आपके यहाँ से नहीं खरीदते। हमने कहा वो कंट्रोल कर ले, तो उन्होंने कहा 12% की मॉइस्चर का अगर पैरामीटर प्रदेश के लोग जो खरीदार एजेंसियां हैं वो तो सुनिश्चित कर दें तो 100% कपास खरीदना ये हमारा काम। सीसे ने मान लिया 100% खरीदेंगे। कुछ बातें विश्वास पर चलना पड़ेगा, और फिर एक सिद्धांत और रहता है, वो आपको बता दो। हो सकता है जो सिद्धांत मैं कहूं कोई बात में कांग्रेस के लोग भी कह देंगे हम भी तो इस सिद्धांत पर नहीं करते थे। अगर वो ये कह देंगे उस सिद्धांत पर नहीं करते तो आज उनको फिर कहना भी नहीं चाहिए कि या बनाओ। कभी भी किसी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई चीज फिक्स है कीमत, उसका कानून नहीं बनाना चाहिए। कानून बन जाएगा तो ये झगड़े शुरू होंगे कि 5 साल पहले इतने रुपए में खरीदने की बात कही थी, आज आप इससे ज्यादा इतने क्यों नहीं बढ़ाते हो, और फिर कभी कम बढ़ेगा कभी ज्यादा बढ़ेगा, ये विवाद हर साल का शुरू हो जाएगा। हमारा तो कहना यह कि परिस्थितियां ऐसी बनाओ कि एमएसपी पर किसान को एक भी दाना बेचना ना पड़े। समझ, अगर उसको एमएसपी से ऊपर मिलेगा तो एमएसपी क्यों बेचेगा? अगर उसके पास विकल्प है, 2 जगह मंडी, 2 जगह ले जा सकता है, एक जगह एमएसपी के लिए, एक जगह एमएसपी से ऊपर, तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? ऊपर ही जाएगा, बाहर जहां बिकेगा, चाहे उसके खेत में से वो खरीद ले जाए, चाहे प्राइवेट खरीदार अपना कोई मंडी में बुला, उसको अपने फैक्ट्री में बुला ले, कहीं मिल में बुला ले, कहीं बुला ले, ज्यादा भाव मिलना चाहिए। अगर एमएसपी से ऊपर मिलता तो वहां बेचो, उससे कम अगर हो जाए तो दौड़ करके मंडी में आ जाओ, हम खरीदेंगे हमारी घर। बाहर के लिए क्यों हम कानून बनाए? बाहर हम कहते हैं कि ऊपर में चलो, मैं कहूँ जबरदस्ती थोड़ा ले रहा आपका प्राइवेट आदमी। पहले आपके लिए बेचने के लिए 1 दुकान थी, अब बेचने के लिए 2 दुकानें हैं, तो हमने छूट दी है ना, कुछ रोका तो नहीं। तो जो सिस्टम पहले चल रहे थे उसमें से कुछ भी कम नहीं किया है, बल्कि एक्स्ट्रा आजादी दे दी किसान को कि हम कहीं भी बेचे। पहले आज तक 100 साल की लड़ाई हमारी ये चलती रही कि वो कुछ भी बोए, ये आजादी उसको मिली नहीं थी, अब आके धीरे धीरे मिली। अब आजादी की लड़ाई ये थी
कि वो कहीं भी बेचे, इस कानून बनने से पहले हमारा जो मार्केटिंग बोर्ड था ना, बैठने सुविधा कराई, अगर कोई बाहर बेच भी देता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। हाँ, वो 4% अगर टैक्स दे देता है मंडी का तो फिर कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अगर बाहर बिकता था, अगर मान लो बासमती भी बाहर लोग खरीद लेते थे तो 4% देते तो नहीं थे, देते क्या? अगर बाहर बासमती बिकती थी, बासमती की तो नस्बी है नहीं, बाहर जो बिकती थी, एक्सपोर्टर लेता था, मंडी में नहीं आता था, तो 4% देता था क्या? नहीं देता था ना। लेकिन कानून यह है कि उसे लिया जा सकता था। अब वो कानून है कि अब बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। अब जो मंडी है, जो मार्केट एरिया जो है, वो केवल मार्केट की चारदीवारी है, या जिसको घोषित करेंगे कि ये चारदीवारी आज से डीम्ड मार्केट है। ट्रेड एरिया सारा प्रदेश है। क्या ट्रेड एरिया कहते हैं? ट्रेड एरिया सारा प्रदेश है, कहीं ट्रेड करो, लेकिन मार्केट एरिया जो घोषित होगा सरकार द्वारा वही है। और ये जो चार्जेस लगेंगे ये सिर्फ मार्केट एरिया में लगेंगे, बल्कि अब तो हमने नॉन एमएसपी आइटम्स पर ये 4% था 2+2, उसका 1% कर दिया, आधा प्लस आधा, 3% खत्म कर दिया। हालांकि 3% खत्म करने में किसान को कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये पैसा किसान ने तो देना नहीं, ये 4% खरीदार देता था, या एफसीआई दे, या सीसीआई दे, या प्राइवेट खरीदार दे। अब उनका पैसा आता था, इसलिए हम काम अपना चलाते थे। ठीक कहा, सही अगर नुकसान है तो आप लोगों ने कहा कि वो मार्केट मंडी बोर्ड को है। मंडी बोर्ड की आमदनी इस बार हमारी 300 करोड़ रुपया कम हो जाएगी, निश्चित कम होगी। अगर ज्यादा एमएसपी से ऊपर माल बाहर बिकने लग गया तो ये और कम होगी। हमने कहा कोई नहीं, उसको हम कहीं से भी लाएंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का वो विकास जो उस पैसे से होता है, लगभग 1600 करोड़ रुपया होता है, उस विकास में कमी नहीं आने देंगे। वो पैसा बजट में से लगाएंगे, कहीं से मिलाएंगे। तो सरकार तो ये चीजें कर सकती है। किसी भी कीमत पर किसान को इसके लिए पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, उसको निश्चित रूप से लाभ ही लाभ होगा, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। केंद्र सरकार ने भी एक उदाहरण और मैं देता हूं, यानी छोटी बड़ी जोत, ये जो विषय आ रहा है, इसके आंकड़े जो अभी दिए गए हमारे विजय सदानंद जी ने दिए, उन्होंने देश भर के आंकड़े दिए। मैं आपको हरियाणा के आंकड़े बता करके और एक पिछला संदर्भ बताऊंगा कि छोटे बड़े किसान सब हैं, जमीन बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते आगे कितनी बढ़ जाती है। हरियाणा की हमारी कृषि योग्य भूमि 70 लाख एकड़ है, और जब हम कितने लोग उसके ओनर हैं वो डाटा पूरा है। छोटे बड़े सब मिलाकर के 58 लाख उसके ओनर हैं। यानी एक परिवार किसानी तो 5 एकड़ की 10 एकड़ की करते हैं, लेकिन वो है 10 लोगों के नाम, बाप दादा के बच्चे जितने सारे इकट्ठे, इतने बड़े, इतना इकट्ठे, इतना हिस्सा, 58 लाख मालिक है उसके। अब ये विवाद खड़ा हो गया कि किसान कितने माने, 58 लाख माने क्या? हमने कहा खेती करते कितने लोग? 17.5 लाख लोग खेती करते हैं। 58 लाख मालिक हैं, 17.5 लाख खेती करते हैं। बाकी जो लोग हैं उनके नाम जमीन तो है, या तो बेटियां हैं शादियों के दूसरे घर में चली गई, या नाबालिग होंगे, या बाहर चले गए, या नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं, जो प्रत्यक्ष खेती नहीं करते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 30 लाख परिवार, 30 का 40 लाख, 58 में से अगर 17 कितना, 40 लाख ऐसे जो नाम से खेती उनका है, जमीन खेती नहीं करते। तो हमें इन 58 लाख को लाभ पहुंचाना चाहिए या 18 लाख को पहुंचाना चाहिए? योजनाएं बहुत बनती हैं। उन योजनाओं में एक योजना आई प्रधानमंत्री जी की, हर किसान परिवार को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया साल का दिया जाए। पहले यह था कि जिनकी 5 एकड़ से ज्यादा जमीन उनको न दिया जाए, आज से कम दिया जाए। बाद में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की नहीं, जो भी है, जो हिस्सेदार है, सबको दे। अब जो 58 लाख पहुंच गए, तब उनको भी लगा के 58 लाख परिवार, कुल परिवार ही हरियाणा के अंदर देखा जाए तो 65-68 लाख परिवार, तो 10 लाख एक ही परिवार में
कई नाम जमीन है तो सबको जा रही है। अब उसका संशोधन कर रहे हैं, क्या करेंगे? अल्टीमेटली वेलफेयर स्टेट का काम होता है कि जो गरीब है, किसानों में जो छोटा है, जिसकी छोटी जोत है, सबसे पहला लाभ किसको मिलना चाहिए? उसी को। आज एक बार करके जिसकी 15 एकड़ 20 एकड़ जमीन है उसको लाभ न भी मिले, लेकिन जिसको 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ उसको तो मिलना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब यही होता है। तो इसलिए हम योजनाएं आगे से बना रहे हैं कि जो व्यक्ति अंत में रह गया, छोटी जोत है, खेती के अलावा कोई काम नहीं है, क्योंकि आज ये भी हो गया कि दो काम भी करते ही हैं, 2 बेटे नौकरी करते हैं, जमीन थोड़ी सी भी है। अब सरकारी नौकरी में 2 बेटे नौकरी करने का मतलब है कि 40-50 हजार का तो मिल ही जाता है महीने में। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि जो छोटा किसान है और केवल किसानी के ऊपर निर्भर है, उसको सहायता करनी पड़ेगी, चाहे उसके बेटों की नौकरी लगे, चाहे कोई दूसरा रोजगार करे, और नहीं तो किसान की अलाइड सर्विसेज खेती 2 एकड़ होगा, 1-2 कनाल के ऊपर मशरूम फार्म लगा ले, कहीं मछली फार्म बना ले, कहीं डेयरी बना ले, कहीं मधुमक्खी पालन कर ले। अब ये चीजें ऐसी हैं जो खेती के साथ अलाइड कृषि जिसको कहना चाहिए, उसके लिए उसकी लाभ उसका हो सकता है। अल्टीमेटली तो आमदन बढ़ाने है, और आमदन बढ़ाने के लिए खेती का आदर्श को हमको एक पैच ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा तय करना पड़ेगा कि किसान इससे अगर नीचे खेती करेगा और अगर परंपरागत करेगा तो गरीबी रहेगा, वो तो रुक ही नहीं सकता। उसके लिए हम जैसे को काम करना पड़ेगा कि हम उसको अच्छी खेती करना सिखाएं, सरकार भी करे, यूनिवर्सिटी भी करे, हम भी बताएं खेती के साथ उसकी चीज की मार्केटिंग कैसे अच्छी हो, वो कहां अपनी फसल को ऊंचे दाम पर बेच सके, ताकि हमारे जो हरविंदर सिंह जी कह रहे थे कि अगर कोई 1 एकड़ में 1 लाख रुपया कमा नहीं सकता तो उसको खेती करना छोड़ देना चाहिए। क्यों ऐसे कहा हरविंदर सिंह जी? यही था। अब इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता, आपकी भावना बड़ी अच्छी है, लेकिन हम उसको लेकर जरूर जाए कि आने वाले समय में ऐसा वातावरण बनाएंगे कि कृषि की आमदन 1 लाख रुपए एकड़ हो ही जाए। हम ऐसे सिस्टम बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे। इसके लिए पहले डाटा भी बनाना पड़ेगा कि कौन कौन लोग हैं जिनको सबसे पहले प्रमोट करना है, और फिर ये जो कानून उसमें सहयोगी होंगे। बड़े किसान हैं वो अपने सारे सिस्टम अपने बना लेते हैं, मार्केटिंग भी बना लेते हैं, उसमें खेती का विविधीकरण जो है डाइवर्सिफिकेशन वो भी कर लेते हैं। अब छोटा किसान क्या विविधीकरण करेगा, कैसे बेचेगा, क्या करेगा? तो उनको सामूहिक खेती करने के सिस्टम बनाने पड़ेंगे कि कम से कम 4-5 एकड़ का एक फार्म ये बनेगा, तो फिर सामूहिक खेती में उसमें से सब लोग मिलकर के अच्छा कमा भी लेंगे। आज 1-1 एकड़ के गाने से 20,000 एकड़ कमाते तो शायद कुल मिला के 1 लाख रुपए कमाते होंगे, लेकिन अगर 5 लोग मिलकर के 5 एकड़ की अच्छी खेती करें तो सब 1-1 लाख रुपए कमा के 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो सामूहिक खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, डरते हैं शब्द कॉन्ट्रैक्ट आ गया, क्योंकि हमारे ना कॉन्ट्रैक्टर जो शब्द होता ना, वो शब्द बड़ा बदनामी का बना हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ठीक है, वहां 10 प्रकार के बेईमानियां सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के जो धंधे हैं, जो कमीशन है वो सब चलती है, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि किसान को एक सुनिश्चित आय हो जाएगी, उसको ये पता लग जाएगा कि मैं इससे ज्यादा खुद तो कमा नहीं सकता, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में से कोई 1 साल का 2 साल का करता है, इससे ज्यादा देता है, तो मैं खुद खेती करने के बजाय उसके लिए खेती कर दी, और जो पैदावार होगी वो उसके हिसाब से उसको दे देते, भाव तय हो जाएगा। तो कम से कम एश्योर्ड इनकम के लिए कॉन्ट्रैक्ट खेती ये उसमें से जरूरी प्रावधान है। तो मैं कह रहा था छोटी जोत को कैसे थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, इसके लिए हमको कोई स्कीमें बढ़ानी हमने हमारे दिमाग में है। हम कहते हैं जो छोटी जोत वाला है उसको कोई दूसरा काम के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उसको नौकरी के लिए, उसको बिजनेस के लिए, उसको अपना हाथ का काम करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दे करके, और उसके भाई तो अपना जो छोटा टुकड़ा ना
आधे एकड़ का तो अपने भाई को दे देना, किसी पड़ोसी को दे देना, बेच दे, पैसा ले, उस पैसे से और कोई धंधा करने की उसकी थोड़ी सी उसको ज्ञान देंगे, उसकी स्किलिंग कराएंगे, उसके बच्चे की पढ़ाई कराएंगे। ये आधा एकड़ से 1 एकड़ अपने आप होने वाला नहीं है। लेकिन अगर दूसरे को पड़ोसी का भी आता है, इसका भी आता है और 4 ऐसे आधे आधे वाले 2 एकड़ कर लेंगे, 2 के 5 कर लेंगे, इस तरीके से बढ़ जाएगा मामला। तो इसकी प्लानिंग हम कोई ना कोई एक लाभदायक प्लानिंग छोटे किसानों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि जो 40 लाख किसान है जो केवल जमीन का मालिक है, ये खेती नहीं कर रहा। अगर देखा जाए तो 18 लाख है, तो ऑन एवरेज 70 लाख एकड़ मैंने बताई, तो कितना 4 एकड़ आ गए, ऑन एवरेज 4 एकड़। तो सबको 4 नहीं है, किसी की 2 3 होगी, किसी का 8 10 होगी। तो कम से कम ये जो केवल मालिक है जमीन के, इनको कुछ कहना पड़ेगा कि किसी न किसी को, अपने प्यारे दोस्त को कुछ दे दो। मैं अपने घर का अपना उदाहरण बताता हूँ, कहाँ दुविधाएं कहाँ आती हैं। हम लोग 5 भाई, जब मैं सबसे बड़ा मैं हूं, पढ़ाई के बाद पिताजी ने हमें कहा कि जाके बेटा कोई दुकान कर ले। हम भी कोई जुगाड़ बना करके अपने साथी थे उनके साथ मिलकर सांझे में दुकान कर ली दिल्ली में। जब चले गए तो पिताजी, दूसरा भाई जो था, उन्होंने कहा कि नहीं, एक दिन उन्होंने, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, बड़ी चिंतित थे, कहने लगे कि भाई तुम 5 भाई हो, जमीन हमारे पिताजी के पास 10 किले थी, लेकिन 2-2 किले तुम्हारे बांटे आएगी, क्या करोगे? खेती करोगे, मकान बनाओगे, भैंस पालोगे, गाय पालोगे, कुछ भी नहीं होगा। मैंने कोई बात नहीं, टाइम आएगा पिताजी तब देखो। मैं दिल्ली चला गया, छोटा भाई पढ़ाई करके उसको मैं दिल्ली, तीसरा भाई मास्टर हो गया। जब वो 3 चले गए, मतलब हम 3 लोग बाहर हो गए, तब मैंने एक पिताजी को कहा, मैं तो आपके पास 2 है पढ़ते हैं, जो कोशिश करो कि एक आध आपके पास रुक जाए। नहीं तो ये दोनों भी चले गए ना गांव छोड़ के बाहर, तो फिर खेती कौन करेगा? अब ये पिताजी के सामने प्रश्न। तब एक भाई को हमने तैयार किया कि 10वीं के आगे पढ़ाई बंद करे, तू खेती करेगा। हाँ, शर्त यह है कि जो खेती करेगा सारी जमीन 10 किले उसी को देंगे। पिताजी मान गए, ठीक है भाई, 10 किले सारी इसको देते हो तो ये खेती करेगा और वो 5वां भी खेती करेगा, बाहर जाएगा, देख लेके कुल मिला के तय हुआ, उसको खेती में लगा दिया। 5वां भाई भी बाहर निकल गया, अब उसको अकेले को खेती में भेज दी। 6 साल उसने खेती की। 6 साल के बाद, अब आजकल घर में, परिवार में कलह कई तरह की होती है। पत्नी कहती है तुम्हारे भाई तो सारे चले गए शहरों में, उनके बेटे पढ़ जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, तनी नहाने करेंगे, तेरे बेटे गांव में रुक जाएंगे, और काम में फूक मार के पढ़ा दिया, काम छोड़ के शहर में जाए, और 7 साल बाद वो भी शहर में आ गए। अब खेती करने कोई नहीं है, सब चले गए शहरों में, जमीन ऐसी बटाई बुटी में चली गई। तो आज स्थिति यह है कि खेती न करने वाले लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे, खेती करने वाले लोग कम हो रहे हैं। हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। मैं उदाहरण देता हूँ विनोबा भावे जी का। विनोबा भावे जी जब उन्होंने समझा कि छोटे किसान जो इसको कैसे शिफ्ट किया जाए, बड़ा किया जाए, उन्होंने बड़े किसानों के पास जाकर के जमीन मांगनी शुरू की थी। विनोबा भावे जी ने भू आंदोलन चलाया और जमीन मांग करके बाद में जो छोटे किसान थे उन्होंने बांटी थी। ये हमको ध्यान है। तो ये आंदोलन कई तरह के समय पर चलते हैं। आज भी 1920 और 2020 100 साल के बाद आज एक नया युग आया, एक आंदोलन है ये। इस आंदोलन में इन 3 अध्यादेशों का इतना सुपरिणाम निकलेगा, इतना अच्छा ही प्रभाव इसका आएगा। आने वाले 5 साल के बाद लोग कहेंगे कि हम तो जीवा दिए मोदी जी, ये 5 साल बाद कहेंगे। निर्णय एक दिन में उसका परिणाम नहीं निकला। तो बहुत बड़ा काम ये किया है। इसके ऊपर चर्चा बहुत हो गई है तीनों कानूनों के ऊपर। इससे आगे ना जाते हुए मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमने किसानों के लिए जो केंद्र ने किया, बहुत काम गिनाए गए हैं। उसमें एक बड़ा काम जो किया है वो है किसानों की जो रिस्क है उसको मिटाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और दूसरा ये जो 6,000 रुपया देने की बात जो कही है, किसान सम्मान निधि, जो हर साल 3 किस्तों में आ जाता है। कम से कम उसका खाद का, बीज का, छोटे मोटे खर्चे वो उसमें से होते रहे।
उसकी फसल की कमाई वो सीधी उसके काम आए। एक प्रावधान और जो केंद्र की ओर से आग्रह किया गया है, जिसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग की नाराजगी भी मोड़ ले रहे हैं, वो है किसान की फसल की पैसा उसके खाते में जाए सीधा। ये भी पिछले 4 साल से एक आग्रह चल रहा है, इसके ऊपर कुछ कंडीशन लगा दी है एफसीआई ने। हमने उससे आगे बढ़ करके एक कदम आगे करना शुरू किया है और अब इस स्थिति पर हम आ गए हैं, समझौता हो गया आड़तियों से भी, किसानों से भी, हम लोगों ने मिलकर कि जो किसान चाहेगा उसको सीधा उसके खाते में पेमेंट देंगे और जो किसान चाहेगा आड़ती के माध्यम से उसको आड़ती के माध्यम से देंगे। अब किसान हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानता नहीं, उसका अगर अर्थ प्रबंधन करने का सिस्टम कोई बन जाए तो इसी में से कम 40% की इनकम उसकी बढ़ सकती है। इसी में से आप कहेंगे 40% कैसे? आड़ती 2% महीने का ब्याज तो लेता या नहीं? 24% हो गया साल का। और अगर किसान यही पैसा बैंक से ले तो बैंक का ब्याज कितना है? जो फसली ऋण है, सॉफ्ट लोन, कितना है? 4 नहीं है, 7 भी नहीं है। 7 लिख के आता है, लेकिन टाइमली पेमेंट करने के बाद 3% तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्वेंशन है और 4% स्टेट का है। इसका मतलब आप लोग कभी उस सॉफ्ट लैंड को, आप लोग में से जो बड़े लोग हैं, प्रगतिशील किसान हैं, इनको जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पड़ती है। कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेट नहीं करते सर, किसी की नहीं। कोई कोऑपरेटिव बैंक अगर आपको जी ये सॉफ्ट लोन ना दे, आप शिकायत करो, अगले दिन सीधा कर देंगे। थैंक यू सर। अगले दिन सीधा कर देंगे। 0% इंटरेस्ट है कोऑपरेटिव बैंक का। शर्त ये है कि आपका बकाया कोई ना हो। शिकायत कहाँ करें सर? वो है का मैं आप सीधा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का नाम चिट्ठी लिखते रहो। ठीक है। बैंक की सीधी हम सरकार में तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट देता है। जी जी। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आप वहां के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखो और मैं पूछता रहूंगा, उसके बाद कितने हल हुए कितने नहीं हुए और बताता हूं। उसके बाद आप सीएम विंडो में डालते रहो एक कॉपी वहां डालते रहो, सीएम विंडो में डालते रहो। वहां मैं पूछ पाऊं ना पूछ पाऊं, सीएम विंडो के पास हर महीने की शिकायतों का ब्यौरा आ जाता है, कितने हल हुए कितने। यानी उन्हें 3% सेंट्रल, 4% स्टेट, 0% इंटरेस्ट, सीधा 24% बचता। आगे आर्थिक पास पैसा पहुंच गया। मैं आर्थिक को बुराई नहीं कर रहा, मैं किसान के हित में बात कर रहा हूं। वहां जब पैसे की जरूरत पड़ती है किसान को, तो किसान को पैसा नगद थोड़ा बहुत बच्चों की फीस के लिए तो दे देता है। मैं भी जाता था रोहतक में, मेरे पैरलाल भी पार्टी होते थे, 200 रुपया 100 रुपया ले आता था अपने काम के। लेकिन जब घर में कपड़े की जरूरत पड़ी तो पिताजी को दुकान बता रखी थी, फलाने दुकानदार से कपड़ा ले पैसे में भेज दूंगा। घर में कोई और सामान की जरूरत पड़ी, ब्याह शादी में सोने कहीं सुनार को भी भेजना था तो सुनार की दुकान पे भेजता, वहां से पैसे में भेज दूंगा। अब पैसे वो भेजेगा कपड़े वाले को या फर्नीचर वाले को या लकड़ी वाले को, तो क्या होगा क्या नहीं होगा आपको पता। बीज लेना है, खाद लेना है, दवाई लेनी है, तो आड़ती की 25 जाती है। कभी किसान को नगद पैसा देता है? नहीं देता। वो सारा उसका साल भर में 6 महीने में खर्चा पूरा, आगे फिर कर्जा करना शुरू हो जाता है। और कितना हिसाब किताब में किसान पक्का होता है, खाता वही खाता तो आड़ती के पास, किसान के पास तो है नहीं। जो लिख दिया वो पक्का है। कम से कम इसमें जरूर 10-15% किसान बचा सकता है। 40% पैसा अगर डायरेक्ट हमारी मार्केट एजेंसियां जितनी हैं खरीद की, इनसे अगर पैसा सीधा ले ले तो 40% की बचत ही घंटी मेरी। लेकिन अभी भी किसान को भरोसा नहीं दे रहा। एक बार हमारी सुषमा जी ने कह दिया था, उस समय आड़तियों के फेवर में इसलिए थे कि आड़ती दिन रात का एटीएम है, इसलिए उनसे लाया गया। लेकिन अब आड़ती की जरूरत नहीं, अब तो वैसे ही एटीएम आ गए बाहर सारे। घर में कोई ना कोई बच्चा पढ़ा लिखा होता है, एटीएम से जाके कभी भी ले आता है। तो एक मेरा ये कहना है कि किसानों को आप लोग समझाएं, बताएं, इस विषय पर भी वो आगे बढ़े। हमने हरियाणा की ओर से जो काम किए उसमें बहुत से काम तो आपको गिना दिए हैं उन्होंने। माइक्रो इरिगेशन
पानी के लिए बहुत आवश्यक है। 85% की सब्सिडी ये सरकार देती है। मिलती तो जी मिलती नहीं 60% मिला। अलग अलग है, 60 का भी है, 85 का भी है, वो जो जिसमें क्वालिफाई करता होगा, क्योंकि 2-3 स्कीमें हैं। मैं तो मैक्सिमम 85 बता रहा हूँ, कुछ को 85 भी मिलती है। अलग अलग स्कीमें थोड़ी बहुत रखनी पड़ती है। मैंने पहले जैसे कहा ना कि थोड़ा सा इस किसान को प्राथमिकता देनी है, उसको वेलफेयर के नाते थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। स्कीमों का अध्ययन करो, फिर भी आपको लगता है, सुझाव है कि स्कीम में इस वर्ग को और ज्यादा बढ़ाई जाए, उसमें अपने आप को बाहर करो, ये मत कहो मुझे ज्यादा बढ़ाई जाए। अगर आपको लगता है कि कोई एक वर्ग ऐसा है जिसको थोड़ा सरकार सहायता करे, वो जरा पैरों पर खड़ा हो जाएगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, मनुष्य स्वभाव में ये तो है ही कि मैं ज्यादा इकट्ठा कितना करूं, ये तो सबका स्वभाव होता है। और उस स्वभाव में मैं मुख्यमंत्री के नाते ये स्वभाव रखूंगा कि मैं सरकार का ज्यादा कैसे बचा लूं। ये तो स्वभाव मेरा भी चाहिए ना। और मुख्यमंत्री नहीं, मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं, तो जितना वहां से बचा करके दूसरी जगह पर खर्च करना ज्यादा जरूरत है, वहां करेंगे। तो ये जिस तरह बड़ी रहती है, सरकार कितना पैसा दे कितना ले, ये एक कैलकुलेशन चलती रहती है। इसमें अच्छे लोग वही हैं जो परहित की चिंता करें, जो अपने हित की चिंता करें, उनको अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक बहुत एक फिलोसफिकल बात बता रहा हूं आपको। तो इसलिए हम जिस लेवल के लोग हैं, हम थोड़ा सा जनहित की बातों को आगे बढ़े। मेरा तो इतना ही कहना है कि किसानों को माइक्रो इरिगेशन की बात हमने की, हमने मेरी फसल मेरी विरासत कि जिन इलाकों में पानी बहुत नीचे चला गया उसका पानी कैसे रुके, उसके लिए 7,000 रुपए एकड़ की बात की। कब किसी ने की थी? आज चिंता है कि अगली पीढ़ी की चिंता कर। हमने बिजली बिलों के जो जुर्माने हैं वो माफ किए, उस बिल माफ योजना की योजनाएं चलाई। 20-20 साल के जो बिल पेंडिंग पड़े थे उनके सबके क्लियर किए, किसानों के भी किए, घरों के भी किए। हमने किसानों के लिए बड़ा विषय है पानी का, पानी में एसवाई की बात। अगर किसी ने सबसे ज्यादा सफलतापूर्वक कुछ 2 कदम आगे बढ़ाए हैं तो हमने आगे बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट के कम से कम एक ऑर्डर हमने करा लिया है। अब एक ऑर्डर पंजाब से लड़ाई लड़ते हुए उनको कराना है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो, केंद्र सरकार करेगी, उसके लिए लगातार हम आगे चल रहे हैं। किसान को अपना लेखा जोखा शुरू कराने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्या आपकी कितनी जमीन है, क्या आपने बोया है, सारा उसमें हिसाब था। वरना यही उल्टे सीधे आंकड़े दे करके बैंक किसान से कुछ झड़ लेते थे, बीमा कंपनियां किसानों से लड़ झड़ती थी। सरकार के पास आंकड़े एक डिपार्टमेंट के पास कुछ होते थे, दूसरे के पास कुछ होते थे। अब एक रियल टाइम डाटा वो हमारा आए और उसके अंदर हर किसान को कहा जाता है 6 महीने में एक बार खुद भरो या जाकर के अपना जो CSC सेंटर है उससे भरवा दो। और भरने के पैसे देते किसान को 10 रुपए एकड़, भाई तू भी ले, तेरे 3 एकड़ है 30 रुपए तेरे बच्चों के खिलौने के लिए ले जा। ठीक है, साथ में 2 बार भर के उससे पैसा भी नहीं लेते। अब इसमें बहुत पहले विरोध होता था, आज तो सब लोग कर रहे हैं, अच्छा है, ये इसको चालू रखना जरूरी है। इसी में उसकी प्रोक्योरमेंट, उसकी बाकी चीजें, हाँ थोड़ी कठिनाई उसकी आती है कभी कभी, उसको धीरे धीरे करके दूर कर रहे हैं। किसान उसमें से स्वाभाविक है वो आगे बढ़ रहा है। भावांतर भरपाई योजना जिसकी चर्चा हो गई। अब भावांतर भरपाई योजना में एक ही बात हमारे ध्यान में आई कि देखिए सब्जियां ऐसी चीज है जो उसकी कॉस्ट से नीचे आने के बाद वो सड़क पर फेंक देता है। उसमें हमने कोई MSP की तरह उसका लाभ नहीं सुनिश्चित किया, वो योजना अलग है, क्योंकि सब्जी की फ्लक्चुएशन बहुत है। अगर उसकी कॉस्ट जो है 5 रुपए किलो आई है तो 5 के ऊपर उसके लाभ ये नहीं है कि MSP की तरह कोई 50% पर हो जाएगा। 5 का वो 7 भी हो सकता है, 10 में बिक सकता है, 15 में बिक सकता है, तो बिकता है। इतना ही है कि जो मिडल मैन है उसको हम निकाल दें तो ये बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और इसकी योजना बना रहे हैं FPOs के लिए या जो बड़े किसान हैं उनके लिए सिस्टम बना रहे हैं कि वो डायरेक्ट अपनी सेल जो कंज्यूमर पॉइंट है उस पर कैसे ले जाके बना सकता है। आज एक आइडिया आया है नया, उसके ऊपर हम करेंगे विचार मंथन करके, और जरूर उन पर मौका देंगे कि जाके आप मंडी में जाने के बजाय भी आप जो कंज्यूमर सेंटर्स हैं, कॉलोनियां हैं, उसके अंदर जाके सीधा बेचो। आपकी 10 फसलें आप 10 कॉलोनियों के अंदर अलग अलग टाइम पर ले जाकर के अपना एक काउंटर बनाओ, ले जाओ बेचो। लेकिन उसका एक फॉर्मल सिस्टम बनाएंगे। वीटा के बूथों को बढ़ाने की बात हमने सोची है। अभी 700 बूथ है सिर्फ,
हम इनको 4000 बूथ तक ले जाएंगे और वीटा में न केवल दूध के प्रोडक्ट बल्कि उसमें सब्जियां, ये भी सोच रहे हैं कि फल और सब्जियां भी उन बूथों पर बिकें। इसी तरह हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के लगभग 2000 बूथ ये बनाने की योजना बन रही है, जिसमें पैक्ड खाने की चीजें जो हमारे बनाते हैं, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये बनाते हैं, उनकी क्वालिटी ठीक बना करके, हाँ उसमें कुछ बड़ी कंपनियों की आइटम भी होगी, लेकिन जो स्वदेशी टाइप चीजें हैं, लोकल वोकल फॉर लोकल के नाते से ऐसी चीजें अपने हरियाणा में जो प्रोडक्ट बनते हैं उन चीजों का बाहर की भी होंगी, आसपास के प्रदेशों की भी, लेकिन जिन चीजों को एक शुद्धता के नाते से, ब्रांड के नाते से जनता पसंद करती है, ऐसा भी उनका वो करेंगे। और इसी प्रकार की एफक्यूज का मैंने बताया, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। भावांतर भरपाई योजना भी 16 फल और सब्जियों पर कितना है? 19 फल और सब्जियों पर भावांतर भरपाई योजना में लागू कर दी है। अब इसमें एक आध जगह कठिनाई आए तो उसको बेस नहीं मानना चाहिए। अब पिछले दिनों में दादरी की शिकायत आई थी टमाटर की, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ठीक है इन गाँव का, क्योंकि उन्होंने चढ़ाई नहीं थी। चढ़ाई क्या नहीं थी? भ्रम होता है कि भाई बोएंगे टमाटर, चढ़ा देंगे इसमें बाजरा या सरसों चढ़ा बैठे कि चलो कहीं से सरसों लेके सरसों बाजार में जाएंगे, टमाटर अपने आप बिक जाएगा। तो सरसों इसलिए पकड़ी गई कि वहां तो सरसों थी नहीं, टमाटर सस्ता हो गया, टमाटर बिका, सरसों बिकी। वो प्रसाद वाला है ना कि एक हाथ में प्रसाद लेके वो पीछे किया, दूसरा हाथ आगे बढ़ाया, भाई जी ने अगले वाले में दिया कि तो ले गया, पिछले वाला कुत्ता ले गया, दोनों गए। तो ये धात्री वाला जैसा बना था, फिर भी हमने कहा कि पहली बार ये गलती तुम कर रहे हो, तुम्हें जो कुछ बढ़ता है 2-3 गाँव का हमने दिला दिया। कोई भी चीज करनी है तो जनता को भी, किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे दुकानदार हो चाहे कोई भी हो, उसको ये जरूर बताना पड़ेगा कि कोई गलत सोच के कारण से ऐसा मत सोचो कि ये निकाल लो सरकार के हाथ से। ये हमको सबको सिखाना पड़ेगा। विषय मेरे पास इस कृषि और अध्यादेश और किसान के भाव, उसकी आमदन दुगुनी, इसके लिए थे तो बहुत कुछ पहले आ गए, कुछ पहले समय के अभाव के कारण से मैं छोड़ा हूं। एक विषय जो मुझे लेना है वो है प्रगतिशील किसान जो आज हम लोग आए हैं। एक मैं परिचय के नाते से पूछना चाहूंगा कि हमारे प्रगतिशील किसान जो हैं इतने हैं, जरा आप खड़े करो, जो प्रगतिशील किसान इस नाते से आए हैं। अभी कुछ नहीं, मीडिया के लोग बैठे हैं, इनमें जो 10 एकड़ से ज्यादा खेती करते हैं, ऐसे कौन कौन? लगभग 40-50% ऐसे हैं। जो 5 और 10 के बीच में खेती करते हैं वो ये काफी कम है, होंगे 20-25%। जो 5 एकड़ से भी कम की खेती करते हैं ऐसे, ये जुड़े हैं 10 नंबर। ज्यादा जो है 10 एकड़ से ज्यादा करते हैं। इसी का स्वाभाविक है कि जो प्रगतिशील है, जिसको कई एक्सपेरिमेंट करने हैं, जिसको डाइवर्सिफिकेशन भी करना है, वो बड़ा किसान जल्दी करता है, आसानी से करता है और चीजों को पकड़ भी लेता है। थोड़ा रिस्क लेने का मादा भी होता है, पहली बार करेगा, लगता है कि थोड़ा करके देख लो, नहीं भी होगा तो अगले साल देखेंगे। छोटी ये आपकी फैमिली की तरह 4-5 भाई इकट्ठे होके तब 10 किले से ज्यादा आती है। चलो मैं कहना खेती तो करते हैं ना, हाँ जी, मालिक नहीं होंगे 10 के, हाँ ये यही बात, खेती करते हैं जी जी। आप। इसी में दूसरी बात, जो लोग अपनी फसलों को 100% मंडियों में बेचते हैं, ये तो हम और किसी जगह नहीं बेचते, सिर्फ मंडी में बेचते हैं। ना अपने वहां गेट पर बेचते हैं, ना अपना कोई किसी और कंपनी को बेचते हैं, ना काउंटर में बेचते हैं, सिर्फ मंडी में सारी फसल 100% है, ऐसे 10% लोग। और जो बिल्कुल मंडी में नहीं बेचते, अपनी बेचने की व्यवस्था बाकी जगह की हुई है, ऐसे कौन कौन? ऐसे भी लगभग इतने ही लोग हैं। बाकी लोग हैं जो मंडी में बेचते हैं और जो अतिरिक्त उन्होंने व्यवस्था भी कर रखी है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अतिरिक्त व्यवस्था जैसे आज हम कर रहे हैं, ऐसे अतिरिक्त व्यवस्था तभी हम करते होंगे जब हमें भाव ज्यादा मिलता है। मंडी में तो हम तब जाते हैं जब एमएसपी लेनी होती है। तो जैसे हमारा ही प्रत्यक्ष उदाहरण है, ऐसा ही हमको बाकी लोगों को बताना होगा कि मंडी के बजाय आप जो मार्केट की बाकी व्यवस्थाएं हैं उनको सबको अडॉप्ट करो, उसमें उसका लाभ होगा। अब है प्रगतिशील किसान। पहली बात है, इनकी कोई हमारे पास मान्यता प्राप्त सूची नहीं है। हमने विभाग को कहा है कि कुछ पैरामीटर तय करो और उन पैरामीटर पर
अप्लाई करा लो कि कौन किसान अपने आप को प्रगतिशील मानता है, उन पैरामीटर पर कितना खरा उतरता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका एक मूल्यांकन कराओ, ताकि हमारे पास एक मान्यता प्राप्त यानी प्रगतिशील किसान, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, ये एक लिस्ट बन जाए। हम भी लोगों को बता सके ना कि हमारे इतने किसान जो हैं जरा किस ढंग से सारा काम करते हैं। दूसरा, जब ये लिस्ट बन जाए तो फिर प्रगतिशील किसान की संख्या कैसे बढ़े, या जो वर्तमान में प्रगतिशील किसान है वो और आगे अपने आप को और कैसे बड़ी अचीवमेंट्स कैसे प्राप्त करें, इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी। और वो पहली प्रतियोगिता वो है बड़े किसानों के लिए जो 10 एकड़ या इससे ऊपर की खेती करते हैं। बाकियों के लिए भी है, लेकिन पहली वो बता रहा हूं कि उसमें 3 तरह के प्राइज रखे जाए। प्राइज के नाम रखेंगे क्या होगा, लेकिन वो प्राइज जो प्रगतिशील किसानों में साल की दोनों फसलों का मूल्यांकन करने के बाद उसके पैरामीटर होंगे, कमेटियां होंगी, जो अपने आप को कहेगा कि हाँ मैं इस अवार्ड के लिए अप्लाई करता हूं, तो वो कमेटी जाके उसका सारा अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद फिर बैठ के प्रदेश में बैठ के तय करेंगे। एक पहला इनाम साल के बाद फर्स्ट प्राइज होगा 5 लाख रुपए का, और इसके बाद उसी लिस्ट में से जो 3 पर आएंगे उनको मिलेगा सेकंड प्राइज, वो है 3 लाख रुपए का। यानी सेकंड प्राइज होगा नंबर 2 और 3 के लिए, और अगले 5 यानी 4, 5, 6, 7, 8 तक ये थर्ड प्राइज होगा, इनको मिलेगा 1 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर के ये 16 लाख रुपए के ये प्राइज 8 लोगों के लिए। अब इसके बाद कुछ ऐसे हैं, अप्लाई तो बहुत करेंगे, जो कहेंगे मेरा तो भाई थोड़ी सी कसर रह गई, तो थोड़ी कसर वाले या फिर जो 5 एकड़ से 10 एकड़ के बीच में जो रह गए उनको भी मिला लेंगे कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो अगला जो 4th प्राइज है, 4th प्राइज को कहेंगे कंसोलेशन प्राइज। वो होगा 50,000 रुपए, और संख्या उसकी होगी 100, क्योंकि 5 एकड़ के लोग भी नीचे आ गए काफी। हर जिले में कम से कम 4-5 हो जाए, तो ऐसा वो उसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए भी रखेंगे कि कोई सब्जी बोने वाला, कोई फल बोने वाला, कोई एक फसल कोई अच्छी होता है, तो वो ऐसे पैरामीटर बनाएंगे, वो कमेटी बैठ के बनाएगी। उस कमेटी में हम 2-3 प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी रखेंगे आप लोगों में से, लेकिन पहली बार उन्हीं को रखेंगे जो खुद जो है इस इनाम की स्कीम से बाहर कर लेगा, क्योंकि जो खुद रखा तो वो अपने आप को इसे बताएगा। तो ये सैक्रिफाइस कौन करेगा, उसमें से 2-3 ऐसे फार्मर्स को रखेंगे, बाकी को अधिकारियों की टीम होगी। तो ये 100 प्राइज 50,000 के मिलेंगे। कोई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मेरी जमीन तो 5 एकड़ भी नहीं है, तो थोड़ी बोलता हूं, लेकिन मैं भी कंपटीशन में इनसे बढ़िया काम करता हूं, वो भी अगर आ जाता है तो उसका जो कंसोलेशन प्राइज है वो 10,000 रुपया प्रति एकड़ मिलेगा उसको। 1 एकड़ है तो 10 रुपया, 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो 40, 5 है तो 50 हो ही जाएगा, फिर ऊपर 50। तो ऐसा एक ये प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, एक तो योजना हमारे ध्यान में थी। हमने कहा भी प्रगतिशील किसानों को और जरा प्रोत्साहित करें कि आप लोग आगे बढ़े। एक दूसरी योजना ये है, मैंने पीछे एक बार चर्चा भी की थी कि प्रगतिशील किसान आज जितने हैं, मान लो 400-500 इतने निकल आएंगे प्रदेश में, मोटा जो अनुमान है, तो इनमें से प्रगतिशील किसान ट्रेनर हम चाहेंगे कि सब लोग बने। कोई नहीं बनना चाहेगा छोड़ देंगे, सब लोग बने, और सब लोग अपने आसपास के 10 किसानों को अडॉप्ट करें। इन 10 किसानों को भी हम अपने जैसा प्रगतिशील किसान बनाए। बोलो ठीक है योजना? बिल्कुल सही। अब इसके लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा हमें,
कि ट्रेनर बना है तो उसको भी कितना उसने मेहनत किया, थोड़ा बहुत एक उसका भी लगा देंगे कुछ थोड़ा सा इनाम का सिस्टम। और फिर जो ट्रेनिंग ले रहा है, अगर ये 500 लोग 10-10 किसानों को अडॉप्ट करते हैं तो कितने हो गए? 5000। वो 5000 लोग भी कितना आगे बढ़े अपने पिछले सिस्टम से, उनको भी क्या नाम रखेंगे। अब ये जरूर करेंगे हम कि कोई के नाम 1, 2, 3 साल में कुछ तय करेंगे कि कितने साल तक एक किसान वही नाम ले सकता है। ऐसा ना हो कि प्रतिशत तो प्रतिशत है, अब वो हर साल 5 लाख का लेते 10 साल तक वो 5 लाख में किसी को आने ही ना दे। क्यों? ठीक है ना? सही है? बिल्कुल सही। तो वो तो आगे पहुंच ही गया। हमारा तो मतलब ये कि जो आगे नहीं पहुंचा वो आगे पहुंचे। तो 10,000 ये जो 500 किसान 10 किसान के हिसाब से 5,000 नए प्रगतिशील किसान हमारे यहां बने, ऐसी योजना हमारे बन गई। हम बताओ जितने यहां 100 लोग बैठे हैं लगभग, कि कौन कौन ऐसा है जो मैं ट्रेनिंग बन करके 10 और किसानों को अपने जैसा बनाऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत बड़ा उत्साह है। तो बहुत उत्साह। मुख्यमंत्री जी, मैं गांव पूरे हिसाब से हूँ और मेरे गांव में यूनिवर्सिटी की तरफ से, SAU की तरफ से फार्मर तक स्कीम लगी हुई है। मैंने 25 आदमियों को बागवानी पर ट्रेनिंग करवाई खुद जाकर। बहुत अच्छा। और जी मेरे गांव में 2 साल से लगी है। 22 साल में इसी प्रकार से आगे बढ़ना। जी मैंने सबको बीज और खाद उसके दोबारा फ्री मिलते हैं, सबको दिलवाया। चलिए आज आपको थोड़ा प्रोत्साहन भी देंगे कुछ ना कुछ, ताकि सारे लोग लग जाएं। मेरा कहना है जब बात में रहेंगे, अब तो मैं अपनी बात खत्म करूं, मुझे जाना भी है। तो मैं तो कह रहा हूं कि एक हम ज्योति जला के शुरू कर रहे हैं। अगर अपने किसान को वास्तव में आगे बढ़ाना है तो उसके प्रेरक बनना पड़ेगा हमको। आज मैं सिखाता हूं, हर बात सरकार के द्वारा नहीं सीख सकता हूं। सरकार मदद करेगी, लेकिन हम प्रेरक बने। और प्रेरक बने, हमने इस साल में मान लो 10-10 करके 5,000 बना दिए, और अगर एक साल के बाद अगली योजना इस हिसाब से चलाएंगे, 10-10 की और 5,000 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50,000। और एक तीसरे साल में अगर 50,000 वालों ने भी सबने पकड़ ली तो 5 लाख। किसान तो बचेगा ही, बाकी बात सारे व्यापारी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरा कहना है कि आप लोग इसमें सहयोग करो। सहयोग करने की एक तीसरी योजना, उसकी घोषणा भी मैंने चंडीगढ़ में की है, लेकिन उसको शुरू नहीं कर पाए हैं, वो भी आज आपसे शुरू कर रहे हैं। और वो तीसरी योजना है किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना में मेरा कहना यह है कि जो मित्र बने वो 100 अपने किसानों को अडॉप्ट करें अपने आसपास में। क्योंकि जो प्रगतिशील किसान हो गया, कम से कम वो अपने आर्थिक प्रबंधन में वो अच्छा है, तभी वो प्रगतिशील बना है। आर्थिक प्रबंधन उनका ठीक करा दो। और उसमें एक बात जैसे मैंने बताई कि डायरेक्ट पेमेंट लेगा, ये आड़तियों के उसमें नहीं रहेगा, तो कम से कम 40% 50% उसको फायदा हो सकता है। और ये फायदे जो नहीं मिले किसी कारण से सरकार की ओर से अड़चन है, तो आप फर्स्ट एम्बेसडर हो हमारे फार्मिंग, हमारे फर्स्ट एम्बेसडर प्रगतिशील किसान। आप जो कुछ कहोगे तुरंत एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। डायरेक्ट पेमेंट लें, और उसके बाद जो पैसा मिलता है उसका उपयोग ठीक करें। जितनी फैली चादर उतने पांव पसारी है, कहते हैं ना। अगर उसकी आमदन लाख की है तो घर का खर्च लाख तक सीमित करे, बल्कि 80,000 तक ही करे, 20,000 बचा के रखे। आमदन तो 50,000 है और खर्च बैठा दिया बेटे बापू ने मिलकर 2 लाख का, क्या होगा? कर्जे मिल जाएगा, वो कर्जे मिल जाएगा। थोड़ा रुकी सुखी खाना, कर्जे से दूर रहना। और एक धारणा जो बनी हुई है सरकारी कर्जे के बारे में, अरे कोई नहीं, एक दिन कोई आएगा माफ कर देगा, कोई आएगा एक दिन माफ कर देगा। इस धारणा में से बाहर निकालो। माफी इज नो सॉल्यूशन। किसी का पैसा किसी की जेब में जा रहा है, सरकार अगर माफी करती है तो टैक्स पेयर का पैसा जाता है। सर इसमें आप लोग भी थोड़ा सा गलत करते हैं कि किसी न किसी टाइम पे माफ करते हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो या कोई और हो।
देखो शब्द तो हटा ही देना चाहिए डिक्शनरी। अभी तो हमने जो पुराने हैं सर, देखो जो आदमी है तो कुएं में पड़ गया उसको एक बार निकालना तो है, जिंदा तो रहना है। डिक्शनरी में से ये शब्द ही हटा देना चाहिए। नहीं, पहले पुराने वाले जितने हैं वो गड्ढे तो हमने भरने हैं, बहुत भरे हैं और भरेंगे, लेकिन आगे कुछ भी ऐसा करेंगे ऐसा नहीं, ये तय है। और बहुत मैं गिनाना नहीं चाहता, बहुत सी चीजें हमने ठीक कर दी है, अगर गिना दी तो ये हमारे मीडिया के मित्र गिन देंगे और आज ही फिर दूसरों को बता देंगे जाकर। हमने बहुत ठीक कर दिया है, ठीक है सर, सही। जो ठीक करना होता है वो बोलना नहीं होता। कुल मिलाकर के मैंने ये 3 योजनाएं आपको बतानी थी और मेरी शुभकामना है कि आप लोग प्रगतिशील किसान इस सारे अभियान में आय कैसे डबल हो, इसके लिए हर एक किसान की चिंता करो, आप हमारे एम्बेसडर बनो और इन योजनाओं के कारण से आप लोग आगे बढ़ो। इतना ही आपको बात करते हुए एक नई आपकी डायरेक्टरी बनेगी, उसमें आपको सारे सर्कुलर डिपार्टमेंट की ओर से भेजे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।